हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन पहल क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन में। ठीक है, मैं मनीष कुमार सिंह एक बार फिर से हाजिर हुआ। ठीक, तो दोस्त पिछली क्लास में हम लोगों ने ठीक है संविधान की ठीक इतिहास के बारे में यानी संवैधानिक विकास के बारे में एक प्रक्रियागत तौर पर दो चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, पहले सेक्शन में हमने जाना जब जो है भारत में कंपनी का शासन था तब के संवैधानिक विकास की। ठीक है, पहले में क्या जाना था कि जब तक कंपनी का शासन है तब तक जो संवैधानिक विकास हो रहा था यानी कि ठीक 1773 से लगाए 1853 तक के अधिनियमों की बात हमने इसने की। इसमें हमने कहाँ तक की बात की? 1773 से लगाए 1853 तक के अधिनियमों की बात इसमें कर लिया। ठीक है, एक दूसरी सेक्शन में हमने ताज का शासन ठीक है, इस प्रक्रिया में ठीक ताज का शासन ठीक इस प्रक्रिया में हमने 1858 के अधिनियम से लगाए और 1935 तक के अधिनियमों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बारी बारी से हमने सबके बारे में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 81 का अधिनियम, 84 का पीट्स इंडिया एक्ट, 86 का अधिनियम, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट ठीक 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, फिर हमने 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, तो 92 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ठीक 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो इन अधिनियमों के माध्यम से हमने भारत के इस संवैधानिक विकास की यात्रा को तय किया, जिसमें ये जाना कि किस तरह से इस इस संविधान बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। ठीक, तो 1935 का अधिनियम जिसे मिनी संविधान भी कह सकते हैं क्योंकि आज के संविधान का जो आधार है वो क्या है? ठीक 1935 का ही अधिनियम है। ठीक है, तो यहां तक के अध्ययन में हमने उन सभी तथ्यों को जाना जो अंग्रेजी शासन को चलाने में सहायता प्रदान कर रहे थे। अब जो है लेकिन भारतीयों में और कांग्रेस में धीरे धीरे अब चेतना यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि 1930 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें एक मांग किया गया पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक, क्या मांग की गई? पूर्ण स्वतंत्रता। अब उस लक्ष्य को भारतीय आगे बढ़कर लगातार जो है दबाव बढ़ा रहे थे। इधर विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था 1939 से। ऐसे में अब जो है अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता महसूस होने लगी। ठीक है, और इसी आवश्यकता के क्रम में उन्होंने सबसे पहली बार जो एक कहते हैं ना एक लालच देना, भारतीयों को लालच देने की शुरुआत किया और पहली बार जो लाए वो क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव। ठीक, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, किसने लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव लाया जो कि क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, इन्होंने क्या लाया कि एक प्रस्ताव लाया जो क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव कहलाया। ठीक, कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। तो क्या कहा इस प्रस्ताव में? इन्होंने प्रस्ताव में कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा तथा युद्धोपरांत, ठीक है, यानी कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा तथा युद्धोपरांत, कब? युद्धोपरांत औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। ठीक है, अब जैसे ही बात आई किसकी? औपनिवेशिक राज्य की, दोनों संगठनों ने यानी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया।
ठीक है, क्योंकि हमारी मांग क्या थी, हमारी मांग थी पूर्ण स्वराज। अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बनना था। अभी 1890 का कांग्रेस नहीं था, या 1890 और 1900 की स्थिति नहीं थी कि हमारी मांग होगी कि हम क्या बन जाए, डोमिनियन स्टेट बन जाए। अब हमें क्या चाहिए थी, पूर्ण आज़ादी। क्या चाहिए था, पूर्ण आज़ादी। इसी कारण से दोनों संगठनों ने, ठीक, दोनों संगठनों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और इसके विरोध में ही, ठीक, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही, ठीक है, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, और पहले सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही कौन हुए, आप जानते ही होंगे, इतिहास में पढ़ा हमने। ठीक है, विनोबा भावे जी, आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, दूसरे हुए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले सत्याग्रही कौन हुए, आचार्य विनोबा भावे। तो ये था हमारा क्या, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या कहता है कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाए तथा युद्धोपरांत, ठीक, भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार कर रहा था क्योंकि उसकी मांग थी कि जो अलग पाकिस्तान, उसकी कहीं बात ही नहीं हो रही थी इसमें, इसलिए उसने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस किस वजह से, क्योंकि वह किसका दर्जा की बात कर रहे थे, औपनिवेशिक राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे। ठीक, तो ये पहला प्रस्ताव क्या कहलाया, अगस्त प्रस्ताव कहलाया। ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, इधर 1940 के बाद कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। इस पहुंच बढ़ाने के क्रम में ही इधर दूसरी तरफ, ठीक, जो लगातार है बढ़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। हिटलर की सेनाएं, ठीक, मित्र राष्ट्रों पर लगातार भारी पड़ रही थी। ठीक है, ऐसे में एक अन्य देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने इंग्लैंड पर यह दबाव डाला कि बिना भारतीयों के हम इस युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, अतः उन्हें किसी न किसी तरह शामिल किया जाए। तो किसी न किसी तरह शामिल करने के लिए फिर से किसकी जरूरत थी, किसी लालच की, किसी लब्बो-लुआब की जरूरत थी, जिससे कि ये जो है भारतीय लोग क्या खुश होकर और इस युद्ध में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तब इसके लिए ब्रिटिश संसद ने वहां से एक मिशन भेजा जो किस नाम से जाना जाता है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ठीक है, ठीक, सर स्टैफर्ड क्रिप्स भेजे गए थे। कौन भेजे गए थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर, इनको क्यों भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने जो है एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के साथ क्या किया था, पढ़ाई किया था, उनके मित्रवत संबंध थे, इसीलिए किसे भेजा गया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को। स्टैफर्ड क्रिप्स उस समय जो था युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक, सर स्टैफर्ड क्रिप्स साहब जो है 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन हुआ, और ये जो है 30 मार्च को इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद व पंडित नेहरू से मुलाकात की। ठीक, कब, उस समय ये किससे मिले थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ उनके साथ और कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, जो क्रिप्स मिशन आया और इन लोगों से मिला, तो इसने अपनी मांगे रखी, इसने अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव ये था कि युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्धोपरांत भारत के लिए एक
संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देखिए पहली बार जो है ठीक अंग्रेजों की तरफ से बात क्या आई, संविधान सभा के गठन करने की। तो कौन सा मिशन है वो, क्रिप्स मिशन। लेकिन क्या कहा गया, युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अब जैसे ही बात क्या आई, युद्धोपरांत, फिर से कांग्रेस नाराज हो गया। उसने कहा ये तो विश्व युद्ध चल रहा है भाई, कौन इसी गारंटी ले सकता है कि आज खत्म होगा, कल खत्म हो, 10 साल बाद खत्म हो, तो क्या 10 साल तक हमारी आज़ादी हमसे हमारा इंतजार करेगी, हम आज़ादी का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो अतः एक मुख्य कारण फिर से वही क्या आया कि युद्धोपरांत, युद्धोपरांत मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं इसे। पहली बात तो ये हो गई थी कि युद्धोपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और दूसरा क्या कि वही बात इन्होंने भी कहा, युद्ध उपरांत भारत को एक पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने भी किसकी बात की, डोमिनियन स्टेट की बात की। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस इसे मानेगा नहीं। ठीक, भारत को एक पूर्ण उपनिवेश का, यानी युद्ध के उपरांत भारत को एक पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मतलब बात वही फिर से वही रही, एक कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी दोनों मांगे हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये पूर्ण आज़ादी चाहिए और अभी चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए और अभी चाहिए। एक संविधान सभा गठन हो, लेकिन ये युद्धोपरांत जैसी बात उसमें ना हो। एक निश्चित तिथि बताई जाए कि फला तारीख को अब भारत का संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी स्थितियां ऐसी थी, ठीक, जिससे कि क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल। क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, आप जानते होंगे, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, यानी आगे की तिथि का चेक। ठीक, गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब क्या है कि कोई आपको चेक दे दिया जाए और इसमें 10 साल के बाद का कोई तिथि अंकित कर दे, तो क्या आज उस चेक का कोई वैल्यू है हमारे लिए? कोई वैल्यू नहीं है। और 10 साल बाद की स्थिति क्या रहेगी, वो बैंक बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक, बाद में नेहरू जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक जर्जर हो चुका है, नष्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में कहा था, क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, और इधर भारत में जो है इसके बाद जो है ठीक शुरू हो गया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, अंग्रेजों पर दबाव लगातार बढ़ने लगा, दबाव बढ़ता गया, विश्व युद्ध भी अपनी चरम स्थिति में पहुंच रहा था। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने ठीक जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर परमाणु बम का हमला कर दिया। अर्थात धीरे धीरे विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इधर उस अगले गवर्नर जनरल बनकर आ चुके थे लॉर्ड वेवेल साहब। तो उन्होंने 1945 में एक योजना प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, वेवेल योजना। 4 जून 1945। ठीक है, वेवेल शुरू से ही ऐसी विचारधारा रखते थे कि भारत को एक ना होने दिया जाए। इसी कारण उन्होंने एक ऐसी योजना प्रस्तुत किया जिसका आधार ही गलत था। ठीक है, क्या कहा इस योजना में, इस योजना में यह कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या
समान होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं जब प्रतिनिधित्व समान नहीं है तो संख्या समान कैसे हो सकती है। जिस देश में 80 से 85% हिंदू रहते हों और 10 से 15% मुस्लिम रहते हों, वहाँ आप ऐसी एक व्यवस्था कर रहे हैं कि कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ये आधार ही गलत है, शुरू से ही गलत है। लेकिन फिर भी चलिए, इन्होंने योजना प्रस्तुत किया। इन्होंने भी यही किया कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के लिए भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकेंगे। क्या कहा, युद्ध समाप्ति के बाद युद्धोपरांत भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, ये वेवेल योजना कहलाती है, जो कि उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। योजना तो प्रस्तुत हो गई, लेकिन कांग्रेस ने कहा ठीक है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब इस पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जो किसके नाम से जाना जाता है, शिमला सम्मेलन के नाम से। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, शिमला सम्मेलन के नाम से। 25 जून से 14 जुलाई 1945 शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया ताकि वेवेल योजना पर जो है चर्चा किया जा सके। ठीक है, वेवेल योजना पर चर्चा किया जा सके। ठीक है, चर्चा के लिए दोनों दल पहुंच गए, कांग्रेस और कौन, मुस्लिम लीग। अब यहां पर मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने मांग की कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों, ठीक, वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसे होगा, मुस्लिम लीग को होगा। ठीक है, कांग्रेस इसी बात पर नाराज हो गई कि आप मुस्लिमों के ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि मुस्लिम हमारे पार्टी में भी हैं, हम सभी लोगों की पार्टी हैं, कोई सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ठीक, आप मुस्लिमों के ठेकेदार मत बनिए, अर्थात ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ मुस्लिमों पर आपका अधिकार हो। ठीक है, तो इस बात से दोनों दल क्या हो गए, आपस में इस सम्मेलन पर और जो वेवेल योजना पर ठीक सहमत नहीं हो पाए और अंततः शिमला सम्मेलन भी क्या हो गया, असफल हो गया। शिमला सम्मेलन भी क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा एक प्रक्रियागत तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स मिशन और तीसरा क्या, वेवेल योजना। तीनों के तीनों क्या हो गए, असफल हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए, विफल हो गए। ठीक, अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इंग्लैंड में चुनाव हुए और उन चुनावों में, ठीक, उन चुनाव में नए प्रधानमंत्री बनकर कौन आए, क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे। ठीक है, कौन सी पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। क्लीमेंट एटली चुनाव जीत कर आए। ठीक, और उनका रवैया जो भारत के प्रति थोड़ा अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे में जैसे ही चुनाव जीत कर आए, उन्होंने एक कहा कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात एक निश्चित समय में उन्हें क्या कर दिया जाए, स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए। इसके लिए पहले एक संविधान सभा का गठन होगा। तो संविधान सभा के गठन के लिए उन्होंने एक मिशन भेजा जो कि क्या कहलाता है, कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। ठीक है, ठीक, पहला सदस्य तो वही थे
जो पहले भी आ चुके थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक। दूसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे। और तीसरे सदस्य थे सर एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 लोगों की एक समिति भारत पहुंची, किस नाम से? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के नाम से ये लोग भारत पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से कैबिनेट मिशन भारत आया, और भारत आकर इसने अपना क्या प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन होगा। ठीक, संविधान सभा का गठन होगा, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन होगा, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा। ठीक है, भारतीयों के मन में अब जाकर अब संतोष की भावना आई कि चलो ठीक है, संविधान सभा के गठन की बात हो गई। अब यहां से शुरू होगा संविधान सभा के गठन की बात, जिसमें हम जानेंगे कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति होनी थी? 389 सदस्य के। इसमें जो है 292 कहां से आते? ठीक, प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से आते, 4 कमिश्नरी से आते, और 93 कहां से आते? क्या नाम है, 93 देसी रियासतों से आते। अब इन पर जो है चुनाव होना था। इन पर चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि 208 सीट सबसे ज्यादा कौन जीतेगी? कांग्रेस। और 73 पर कौन होगा? मुस्लिम लीग होगा। ठीक, अब एक संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट असेंबली ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने, ठीक, कैबिनेट मिशन ने अभी हमने आपको क्या बताया? ठीक, कैबिनेट मिशन ने जो मुख्य बातें ये कही कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, वो संविधान सभा का गठन किससे कैसे किया जाएगा? ठीक, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि पर एक सदस्य। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख प्रति जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक, इसके लिए 3 समुदाय निर्धारित किए गए। ठीक, कितने समुदाय? 3 समुदाय। ठीक है, कौन कौन से? ठीक, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख। ठीक है, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख व तीसरा सामान्य। ठीक है, ध्यान दें, सामान्य मतलब वे सभी जो मुस्लिम और सिख नहीं हैं। ठीक, तो 3 समुदाय बनाए गए। ठीक, जिसमें यह कहा गया कि जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा। ठीक, अब कहां से इन सदस्यों को चुना जाएगा? तो उस राज्य के प्रांतीय, उस राज्य के प्रांतीय विधानसभा द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
ठीक है, क्योंकि अब सीधे चुनाव तो हो नहीं सकता था भाई, अभी नया नया देश था, अभी आज़ादी, अभी भी हम पूरे आज़ाद नहीं हुए थे, यानी स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो ऐसे में चुनाव तो बड़ा मुश्किल वाक़या था। इसलिए क्या किया गया, एक अप्रत्यक्ष तौर पर इन्हें चुनने की बात की गई और इसके लिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका क्या किया गया, चुनाव किया गया। ठीक, तो इस तरह से कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट कर दिया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके लिए ये सदस्य चुने जाएंगे। अब कितने सदस्यों का चुनाव होना था उसे जानें, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कितने सदस्यों का चुनाव होना था इस संविधान सभा के लिए उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक चुनाव प्रक्रिया इस जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित की गई। ठीक है, जून 1946 के जुलाई अगस्त महीने में एक संविधान सभा के लिए चुनाव की बात की गई। ठीक, संविधान सभा, संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होने थे, 389। कुल सदस्य 389, 389। ठीक, 389, क्लियर है ना। ठीक है, हमने कहा अभी एक चुनाव हुआ, ठीक, अप्रत्यक्ष तौर पर ही हुआ लेकिन एक चुनाव हुआ और उस चुनाव के माध्यम से ये सदस्य चुने गए। तो चुनाव में, इस चुनाव में, ठीक है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरी। सबसे बड़ी पार्टी कौन सामने बनकर आई, कांग्रेस। 208 सीटें, कुल कितनी, 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली। ठीक, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा और रखिए। इस 389 कहाँ से चुने जाने थे ये भी जान लेते हैं। 292 जो है, ठीक, प्रांतों से। ठीक है, दो, इसको रब कर देता हूँ फिर इसको लिखूंगा। ठीक, 292 ब्रिटिश प्रांत, जो कि 11 ब्रिटिश प्रांत से, उनसे, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, 4 कमिश्नरी, ठीक है, जो अजमेर, कुर्ग और मारवाड़ जैसे क्षेत्र थे, ठीक, कमिश्नरी। और बचे हुए 93 देसी रियासत, जो छोटे मोटे राजा वगैरह लोग थे, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से 389 में से इस 292 कहाँ से चुने जाने थे, ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कहाँ से, कमिश्नरी से, और 73 कहाँ से, 93 कहाँ से, देसी रियासतों से। तो यानी कि चुनाव किस पर होना था, इन सदस्यों पर। ठीक, क्योंकि राजा तो अपना प्रतिनिधि सीधे भेजता, उसके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया तो थी ही नहीं। तो चुनाव कितना होना था, 292 + 4, यानी कि कुल कितने पर, 296 पर। 296 सदस्य क्या होने थे, चुनाव द्वारा आने थे। कितने सदस्य, 296 सदस्य। अब इस 296 का ब्यौरा देखते हैं। ठीक, तो 296 में कांग्रेस 208 सीट। ठीक है, कांग्रेस को कितने सीटों पर विजय मिली, 208 पर। ठीक है, दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी रही, मुस्लिम लीग। ठीक है, 73। ठीक, अब जो है कुछ छोटी पार्टियां रही। ठीक, छोटी पार्टियां, सात। ठीक है, जिनमें जो है यूनियनिस्ट पार्टी का 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट SC 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, ठीक, SC महासंघ 1। इस तरह से कुल कितनी पार्टियां थी, 7 छोटी पार्टियों को सीटें मिली। ठीक है, और स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय, ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग थे जो बिना किसी पार्टी के चुनाव में आए और जीते, वे लोग कितने थे, 8। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 296 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 208 कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को 73, छोटी पार्टियां 7 और स्वतंत्र कुल कितने रहे, 8। ठीक है, इनमें से महिलाएं कितनी रही, महिलाएं, तो महिलाएं 15। ठीक है, अनुसूचित जनजाति
33। ठीक, अनुसूचित जाति 26। ठीक है, तो इस तरह से इस संविधान सभा का गठन हुआ, सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें जो है कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। इन 389 में से 296 पर चुनाव होना था। 296 में से 208 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी? कांग्रेस। मुस्लिम लीग को 73 मिले, छोटी पार्टियां 7 रहीं, स्वतंत्र कितने रहे? 8 रहे। ठीक है, तो इस तरह से 296 सदस्य चुने गए। इनमें से 15 महिलाएं, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 और जनजाति के सदस्य कुल कितने रहे? 33 रहे। ठीक है, तो ये रहा हमारा संविधान सभा के सदस्यों का एक खांचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाराजगी किसे होगी? मुस्लिम लीग को हो गई। मुस्लिम लीग ने समझ लिया कि हमारी संख्या कम है, अतः हमारी बात तो सुनी जाएगी ही नहीं। ठीक, हमारी बात सुनी जाएगी नहीं, इसलिए उसने निर्णय लिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, ठीक, देख संविधान सभा के गठन की बात की गई, जिसमें 389 सदस्य चुने जाने थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी से, 93 देसी रियासतों से। ठीक है, अब इस 292 प्लस 4 296 पर चुनाव होना था। इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटी पार्टियां 7 और स्वतंत्र कितने रहे? 8 रहे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी में से महिलाएं कितनी रही? 15, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 और जनजाति के सदस्य 33 रहे। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक, आई होप ऑल क्लियर ही होगा। ठीक है, ठीक, इसे रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब खैर संविधान सभा का चुनाव तो हो गया। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो ऐसे में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने ये सोचा कि जब अब हमें इन्हें आज़ादी देनी ही है, यानी कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान ही करना है, तो क्यों ना अब इन्हें प्रशासन के बारे में समझाया जाए कि किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है। तो इसके लिए एक और प्रावधान क्या किया गया? अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, क्या कहा गया? अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, वैसे तो ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं। अंतरिम सरकार का गठन। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन की बात करें तो 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई। ठीक, 24 अगस्त 1946 को ठीक अंतरिम सरकार की घोषणा हुई कि एक अंतरिम सरकार होगी जो अब भारत में शासन व्यवस्था को संभालेगी। ठीक, और 8 दिन बाद 2 सितंबर 1946 को ठीक इसका क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। ठीक, अब चूंकि अंतरिम सरकार बनाने का जो न्योता दिया गया कांग्रेस को दिया गया, तो इस वजह से मुस्लिम लीग इसमें शामिल होने से क्या कर दी? इनकार कर दी कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल साहब ने मुस्लिम लीग को यह समझाया कि देखो, बाहर के विरोध करने से अच्छा है कि सरकार में शामिल होकर विरोध करो। ठीक है, अतः वेवेल साहब के समझाने पर मुस्लिम लीग इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई। हालांकि ठीक खुद डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो इसका कारण ये था कि उन्हें कभी भी यह बर्दाश्त नहीं था कि मुझे पंडित नेहरू से छोटा पद मिले। ठीक है, अब चूंकि इस प्रक्रिया में, इस अंतरिम सरकार में ठीक अध्यक्ष का पद तो कौन था? ठीक है, अध्यक्ष वही थे। अध्यक्ष कौन था? जो गवर्नर जनरल था। अध्यक्ष तो गवर्नर जनरल थे। ठीक, लेकिन उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू।
साथ साथ ही विदेश भी इन्होंने लिया था और भी कुछ विभाग लिए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक ही हो सकता था और वो कौन बन चुके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अतः मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं इसमें शामिल नहीं हुए और अपने सहयोगियों जैसे कि लियाकत अली, आई चुंदरीगर, जोगिंदर नाथ मंडल, अब्दुल रबनिस्तर जैसे लोगों को उन्होंने इस अंतरिम सरकार में भागीदार बनवाया। कुछ मंत्री की बात करें अगर इस अंतरिम सरकार की, तो आप भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत इतिहास में हमने पढ़ा होगा, जैसे कि ठीक, जैसे कि गृह, सूचना, दूरसंचार। ठीक, ये सारे विभाग किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा किसके पास थी? सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, इसी प्रकार रेलवे, आसफ अली। वित्त, लियाकत अली। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मंत्रालय। ध्यान दें, हम अंतरिम सरकार की बात जो है वो जब इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा ब्यौरा बयानेंगे इसमें कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिला, CH बाबा को कौन सा मिला, आई चुंदरीगर क्या थे। ठीक है, जो भी प्रक्रिया थी वो हम आगे इसको देखते चलेंगे। ठीक, अभी हम बस एक थोड़ा सा व्यू बस देखना चाह रहे थे कि संविधान सभा के चुनाव के बाद अगला कदम क्या हुआ। तो अगला कदम यही रहा। ठीक, संविधान सभा के चुनाव के बाद अगला कदम किसका रहा? ठीक, अंतरिम सरकार के गठन की, अंतरिम सरकार के गठन की। ठीक, तो इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। ठीक, अब बात आएगी एक संविधान सभा का। ठीक है, अब जो है बैठक किया जाए और बैठक के साथ साथ इस प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, संविधान सभा का ठीक एक बैठक की जाए, साथ ही साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय ठीक हम जो है जानेंगे जरा कि संविधान सभा ये अस्तित्व या ये बात जो है किस तरह से सामने आई, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग देखते हैं, संविधान सभा। फिर से ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं उसे आप जानते रहिएगा। देखिए, संविधान या संविधान सभा की बात करें, संविधान निर्माण की बात जो है सबसे पहले इंग्लैंड में समानतावादियों और सर हेनरी मेनन ने, ठीक है, यानी संविधान का दर्शन सर्वप्रथम सर हेनरी मेनन व समानतावादियों ने दिया था। समानतावादियों ने दिया था। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम संविधान का निर्माण अमेरिका व फ्रांस में हुआ। ठीक है, तो संविधान का दर्शन जो है सबसे पहले किसने दिया था? सर हेनरी मेनर व इंग्लैंड के समानतावादियों ने। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस में हुआ था। उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों ने संविधान को अपनाया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, ठीक है,
भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम संविधान का दर्शन जो है 1895 के स्वराज विधेयक में एक बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान का दर्शन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, यानी किसने? तिलक जी ने। ठीक, किसमें दिया? 1895 के स्वराज विधेयक, 1895 के स्वराज विधेयक में। ठीक है, उसने क्या कहा कि एक संविधान की बात होनी चाहिए भारत में। ठीक, इसके बाद जो है 1922 में गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हो। भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हो। ठीक है, भारत में सबसे पहले किसने बात किया? तिलक जी ने 1895 के स्वराज विधेयक में। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने, 1922 में किसने? गांधी जी ने किसमें कहा था? उन्होंने कहा, असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही क्या होना चाहिए? निर्मित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक, इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट में संविधान निर्माण की बात कही। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, परंतु संविधान का वास्तविक प्रतिपादक हम किसे मानते हैं? एम.एन. राय को मानते हैं। ठीक है, संविधान का वास्तविक प्रतिपादक भारत में किसे मानते हैं हम? एम.एन. रॉय को मानते हैं। एम.एन. रॉय को मानते हैं। ठीक, एम.एन. रॉय को। बाद में इन्हीं के विचारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया और 1938-39 के दौरान संविधान निर्माण की बात को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम हमें किसमें दिखा? अगस्त प्रस्ताव में दिखा। ठीक है, तो ये संविधान सभा के निर्माण होने की प्रक्रियागत विवरण रहा कि किस तरह से भारत में संविधान की मांगे उठती रही और इसका परिणाम ये रहा। ठीक है, इसका एक प्रक्रिया कुछ इस तरह रही कि 1895 के स्वराज विधेयक में, फिर बाद में 1922 के ठीक असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने, फिर मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट में, फिर वास्तविक तौर पर कौन? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के निर्माण की बात कही। और इसी विचारधारा को आगे कौन बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या किया? आगे बढ़ाया और एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही, जिसका परिणाम रहा अगस्त प्रस्ताव में इसकी बात की गई। लेकिन एक वास्तविक तौर पे या एक प्रक्रियागत तौर पर ठीक अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात जो कही गई वह 1942 के क्रिप्स मिशन में कही गई। ठीक है, जिसे स्वीकार कब किया गया? 1946 के कैबिनेट मिशन से। और इस तरह एक संविधान सभा का गठन हुआ भारत में, जिसके अभी बारे में हमने जाना। अब इस संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। अब इस संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946। ठीक, प्रथम बैठक। ठीक है, स्थान क्या था?
दिल्ली का सेंट्रल हॉल। ठीक है, जो आज का संसद भवन है वहां पर बुलाई गई बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को। अब इस बैठक में ठीक मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। साथ ही देसी रियासत भी शामिल नहीं हुई। अतः उस दिन प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित रहे। ठीक, पहले दिन की बैठक बुलाई गई कब? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। मुस्लिम लीग और देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई और कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? 211। पहली बैठक में जो है ठीक, पहली बैठक में ठीक इस संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, पहले दिन की बैठक बुलाई गई। जैसे प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना आज के समय में, ठीक है, कि जो एक पहले दिन एक किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, वो सबको शपथ दिलवाता है, अध्यक्ष चुनता है, इस तरह से। उसी तरह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया क्या? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो पहली बैठक कुछ इस तरह से संपन्न हुई। ठीक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बुलाई गई। 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक। इसमें जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मति से किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, तो 2 दिन बाद 11 तारीख को दूसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब एक संविधान सभा के गठन हो गया, संविधान सभा में सदस्य आने लगे, उनकी बैठकें शुरू हो गई। इस बैठकों के क्रम में पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने चुना। 2 दिन बाद 11 तारीख को दूसरी बैठक जब हुई, तब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। ठीक है, ठीक, उसी प्रकार ठीक, अब जो है उपाध्यक्ष भी चुन लिया इसका हमने। ठीक है, उपाध्यक्ष। ठीक, उपाध्यक्ष किसे चुना? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, 2 लोगों को क्या चुना गया? इसका उपाध्यक्ष चुना गया किसी? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को। ठीक है, सचिव चुना गया H.V.R. अयंगर को।
HVR अयंगर को क्या चुना गया, सचिव चुना गया। ठीक है, इस तरह से संविधान सभा की बैठकें होना अब प्रारंभ हो रही थी। इस प्रक्रियागत विवरण में हमने आज तक ये जाना एक संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, उपाध्यक्ष चुन लिया डॉक्टर SC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी को, ठीक, और सचिव चुना किसे, HVR अयंगर को। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक की चीजों को हमने जाना। अब जो है 2 दिन बाद 13 तारीख को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रसिद्ध, ठीक, और जरूरी एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को मंजूर कर लिया जाएगा, जो प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने संविधान सभा के गठन तक की बात की। अगली क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से एक अनेकों समितियां बनी और उन समितियों ने, ठीक, कुछ बड़ी और कुछ छोटी समितियां बनी और उन समितियों ने इस संविधान निर्माण में क्या किया, सहयोग किया। ठीक है, सबकी मदद से एक संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के विवरण के साथ। ठीक है, ओके। ठीक, हमारे चैनल को, हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर बेहतर शिक्षा आपको प्राप्त करनी है तो हमसे जुड़िए। हम आपको दिखाएंगे तैयारी का एक सुचारू और अनुरूप रास्ता, जिससे कि अगर आने वाली परीक्षाएं आपके लिए क्या हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, ठीक, अन्य परीक्षाएं जैसे कि UPSSC लेखपाल, वीडियो चकबंदी लेखपाल व जूनियर असिस्टेंट जैसी, साथ ही साथ लोअर PCS जैसी सभी परीक्षाएं तथा UP PCS व अन्य स्टेट सिविल सर्विस के GS के अध्ययन के लिए हमसे जुड़े क्लास लिव सॉल्यूशंस पर, क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर, ठीक, जिसके माध्यम से हम और आप मिलकर इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक, देखिए, इसके माध्यम से हम आप में अपनी पहुंच बना रहे हैं, जिससे कि आपके अध्ययन कक्ष को और बेहतर सुचारू रूप दिया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करें और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अन्य चैनलों पर हमसे जुड़ें। ठीक, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी का एक रूप आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है।